हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज से ऐसे वाला पार्ट। जो आप लोग कह रहे थे कि सर ऐसे का भी कवर कर लीजिए, तो ऐसे का भी मैं हर संडे को आपको ऐसे का वीडियो देखने को मिलेगा। इसमें विजन के जो 7 टॉपिक दिए गए हैं, 7 टॉपिक दिए गए हैं ऐसे पे, ठीक है। उन 7 को मैं डिस्कस कर लूँगा। 7 संडे में हमारे डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई बच रहा होगा, ठीक है, तो उसको मैं पहले भी किसी दिन डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि अब आप लोगों का शेड्यूल भी आ गया है कि कब से एग्ज़ाम होना है। तो 8 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं एग्ज़ाम। आपको 8, 9, 10 लगातार हैं, उसके बाद 16 और 17 हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने आई होप कि शेड्यूल तो देख ही लिया होगा, तो उसको देख के अच्छे से अपना जो है बना लीजिए टाइम टेबल कि कैसे कैसे हमको किन चीज़ों को लेके चलना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी पूरी स्ट्रेटजी मेंटेन रहेगी और आप जो है सब चीज़ को कर पाएंगे। तो मैंने सोचा कि ऐसे का भी अभी इधर डिस्कस कर लें। तो अगर किसी बीच बीच में किसी दिन अगर हमारे ज़्यादा दिन उधर जा रहा होगा, क्योंकि अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। अभी समझ लो आज 8 नवंबर है, तो 2 मंथ हैं पूरे पूरे हम लोगों के पास, ठीक है। दिसंबर हमारा पूरा है, और जनवरी मतलब नवंबर है, दिसंबर है, ठीक है। तो 2 हैं, तो इसमें लगभग वही 7 आपको पड़ जाएंगे संडे। अगर ज़्यादा उधर जा रहा होगा तो मैं इधर ही बीच में डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। और हमारे 5 हम लोगों ने मेंस के डिस्कस कर लिए हैं, वो भी हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जो हमारे 25 टेस्ट और बचे हुए हैं, ठीक है, तो उनको भी आपको कंसीडर करके चलना है। तो आप लोग यार देखा करो, तो मतलब आप लोग देखते नहीं है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि क्या दिक्कत आ रही है, तो मैं अच्छे से उनको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करूँ। आप लोग देखना बंद कर देते हैं। देखो, प्री मेंस सब एक ही टाइम का आपका ये है जो शेड्यूल होता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से लेके चलना है। और हमारा जो भी रहेगा प्री का, तो जनवरी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, दिसंबर लास्ट या जनवरी से स्टार्ट करेंगे, तब भी हमारा प्री का बहुत अच्छा सफिशिएंट टाइम मिल जाता है, ठीक है। जून में एग्ज़ाम होना है, तो 6 महीने आराम से मिलेंगे हमको। तो हम प्री का कर लेंगे। पहले इधर स्टैटिक पोर्शन हम लोग कवर कर लें, ठीक है। तो इसको कवर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे चीज़ों को, और अब देखना शुरू करेंगे, ठीक है, चीज़ों को, ठीक है। और ऐसे को लिखना ज़रूर लिखिए, क्योंकि मैंने देखो उसको बनाया है, तो कुछ बच्चे उसमें कर रहे हैं, ठीक है, आंसर अपने पोस्ट करने लगे हैं। तो आप लोग भी उसमें अपना पार्टिसिपेट कीजिए, एक दूसरे का कुछ जो आंसर और जो है उसका रिव्यू कीजिए, ठीक है। और अच्छे से उसको जो है मैनेज करके चलाइएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं। आज का जो हमारा ऐसे का टॉपिक रहेगा कि भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे मतलब इंडिया की जो हमारी सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी है, ठीक है, उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या होना चाहिए, कैसे। पहले तो इसमें देखो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद हमारी बॉडी होती है, फिर निष्कर्ष होता है। तो 3 टॉपिक पे हमको बात करनी होती है, ठीक है। हमारा लगभग जो है इन तीनों में सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो किस प्रकार हमको ऐसे लिखना चाहिए, अगर एक ऐसे हम लोग ये देखेंगे, तो ये सब हम आप जान पाएंगे कि क्या क्या मतलब होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो सारे इसमें एस्पेक्ट कवर किए जाते हैं जितने भी होते हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके देखते हैं। तो इसमें देखो शुरुआत की गई है। देखो इसमें ये देखो इंट्रोडक्शन का पार्ट है पहला वाला, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है कि भारत की सामाजिक सांस्कृतिक जो विविधता की अभिव्यक्ति है, ये क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट आएगा, जो हमारा सामाजिक सांस्कृतिक जो सांस्कृतिक विविधता है, यानी सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी की जो विविधता है, डिबेट है, उस पर विचार विमर्श करेंगे कि क्या उसमें अच्छाई है, क्या बुराई है। और फिर देखेंगे कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विविधता में एकता कैसे हमारे मतलब ये हमारी संचित रहती है, हम एक साथ कैसे जुड़ कर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन करते हुए हमको पूरा डिस्कशन करना है, ठीक है। तो उसका जो मतलब रिव्यू होगा पूरा, उसका हम निष्कर्ष में देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम बात करें, तो इसमें देखो हमारा पहले तो हम कैसे शुरू कर सकते हैं। तो उसके लिए शुरू करने के लिए किसी चीज़ की डिफिनेशन दे दो, या किसी ने उसके बारे में कोई कथन की कहा है, ठीक है, तो वो कर दो, या किसी पोएट ने कोई लाइनें लिखी हैं इसके संबंध में, ठीक है। तो हमको उनको डिस्क्राइब करते हुए मतलब शुरू करना चाहिए, जो मतलब बहुत अच्छा तरीका होता है शुरू करने का। तो इसमें देखो जो ये मतलब
डाइवर्सिटी के बारे में, सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में, जो मतलब जिन जिन राइटरों ने उनके बारे में कहा है, विविधता के बारे में, उन सब के बारे में हम देखते हुए आंसर को शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो, विविधता किसी समाज के एक साथ रहने में कठिनाई उत्पन्न कर सकती है, किंतु इसका अभाव समाज के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ये किसने कहा है? कि डब्ल्यू एस काफिन जूनियर ने ये इसको कहा है। ठीक है, और दूसरे हैं ह्यूज ने कहा है कि जब हम औरों से अलग होने का अधिकार खो देते हैं, तब हम स्वतंत्र होने का विशेषाधिकार भी खो देते हैं। तो ये भी इनके बारे में इनके द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षा का सर्वोत्कृष्ट परिणाम सहिष्णुता है। ठीक है, तो ये हेलन केलर ने कहा है। नेक्स्ट है हमारा, जैसे हमारे पास हमारे पास विभिन्न धर्म, विश्वास, विभिन्न भाषाएं और विभिन्न रंग की त्वचा हो सकती है, परंतु हम सभी एक मानव जाति से संबंधित हैं। तो ये कोफी अन्नान का एक बहुत ही प्रचलित जो स्टेटमेंट है, तो ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो ये हमारे जो मतलब विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न रंग हैं, लेकिन फिर भी हम एक मानव जाति से संबंधित हैं। तो मतलब हमारा रंग कैसा भी हो, कलर कैसा भी हो, कैसी भी भाषा हो, कि कोई भी हम धर्म अपनाते हैं, लेकिन अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हम मानव जाति हैं। ठीक है, तो उस पे हमको बात करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, सभ्यता परिपक्वता के स्तर तक केवल तब पहुंच पाएगी जब यह चरित्र और विचारों की विविधता के मूल्यों को सीख लेगी। तो ये आर्थर सी क्लार्क ने कहा है। तो इन्होंने कहा है कि मतलब हम तब सभ्यता की परिपक्वता, मतलब सभ्यता के उच्चतम शिखर पर पहुंच पाएंगे जब हम विचारों और चरित्रों की विविधता के मूल्यों को जब सीख लेंगे। उसके बारे में इन्होंने कहा है। तो हम किसी एक की मतलब ये कथन लेके हम स्टार्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, और इसके जो विविधता के बारे में और भी थोड़ी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, तो उसके आधार पर भी हम स्टार्ट कर सकते हैं कि जो शॉर्ट स्टोरी के आधार पर इंट्रोडक्शन हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है। तो इसमें देखो सारे तरीके इसमें बताए गए हैं, आप किसी एक को अपनाकर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दूध में चीनी की तरह, तो ये जादी राणा और पारसी प्रवासियों के मध्य मुलाकात का एक मतलब परिदृश्य है। तो जब पारसियों ने शरण देने का अनुरोध किया, तो जादी राणा ने दूध से भरा एक कटोरा उनके सामने रखकर यह संकेत दिया कि उनके राज्य में शरणार्थियों को शरण देने के लिए जगह नहीं है। इन शरणार्थियों के मुखिया ने उस दूध के कटोरे में थोड़ी सी चीनी मिलाकर यह समझने का प्रयास किया कि जिस प्रकार दूध से भरे हुए कटोरे में चीनी घुल मिल जाती है और अधिक मिठास उत्पन्न करती है, उसी प्रकार वे भी वहाँ के समुदाय में घुल मिल जाएंगे और अधिक सौहार्दपूर्ण तरीके से एक साथ रहेंगे। इस तर्क से प्रभावित होकर जादी राणा ने प्रवासियों को शरण दी और उन्हें स्वतंत्र रूप से अपने धर्म और परंपराओं के आचरण की अनुमति प्रदान की थी। ठीक है, तो इसी प्रकार हम भारतीय समाज में विविधता अस्थायी और स्थानिक दोनों रूपों के साथ सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के सभी पहलुओं में व्याप्त है। तो एक ये शॉर्ट स्टोरी थी, इसके माध्यम से इसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा है हमारी शॉर्ट स्टोरी, तो जापान के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता, ये CEPA हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जापान के साथ CEPA संपन्न होने की प्रक्रिया के दौरान जापानी अधिकारियों ने यह तर्क दिया कि भारतीय दवा कंपनियों को रियायतें देना संभव नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी दवाओं का परीक्षण मंगोलाइड समूह के लोगों पर नहीं किया था। अतः भारतीय अधिकारियों से तत्परता से उनका ध्यान इस तथ्य पर आकृष्ट किया कि कंपनियों ने पहले ही पूर्वोत्तर क्षेत्र में लोगों पर अपने उत्पाद का परीक्षण किया है जो कि मंगोलाइड समूह से संबंधित हैं। अंततः भारतीय अधिकारी CEPA के एक भाग के रूप में भारतीय कंपनियों को रियायत प्रदान करने हेतु अपनी जापानी समकक्षों जो जापानी समकक्ष थे को विश्वास में लेने में सक्षम हुए। ठीक है, तो उन्होंने विश्वास दिलाया उनको। तो यहाँ से भी हम मतलब एक शॉर्ट स्टोरी को फॉर्म में स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगर हम जो ट्रेडिशनल मैटर होता है कि हम कैसे बिल्कुल अपने जो मतलब कुछ भी याद हमें नहीं है, फिर भी हमको मतलब
ऐसा कोई निबंध आ गया जिस पे हमको ऐसे लिखना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम चीज़ों को अपनी उसकी डिफिनीशन देते हुए अपने पुराने जो ट्रेडिशनल मेथड है उसके आधार पर हम उसको शुरू करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि परिचय में, इंट्रोडक्शन में, कि प्रायः यह कहा जाता है कि विविधता की अवधारणा अपने आप में इतनी विविधतापूर्ण है कि इसका एक समान और मानक परिभाषा तय करना कठिन हो जाता है। हालांकि विविधता की मुख्य एवं आवश्यक जो विशेषताओं के संदर्भ में इसे परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार अगर विविधता को निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है, तो कैसे परिभाषित करेंगे हम विविधता को? तो पहले तो हम विविधता को समझेंगे, तो फिर हम देखेंगे कि सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी क्या है। तो ये हम देखते हैं, तो इसमें क्या है, यह समझना है कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय और अलग है। यह भिन्नता प्रजाति, नस्ल, लिंग, लैंगिक अभिन्यास, सामाजिक, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक मान्यताओं जैसे विभिन्न आयामों में हो सकती। इन विभिन्नताओं की पहचान करना और आपसी सहिष्णुता और इन मतभेदों को स्वीकार करना, प्रत्येक व्यक्ति में अंतर्निहित विविधता के समृद्ध आयामों को अपनाना और उनका सम्मान करना है, ठीक है। तो भारतीय समाज में विभिन्न धर्मों, भाषाओं, खान पान की आदतों, रीति रिवाज, पहनावे, त्योहारों और विश्वासों आदि के रूप में व्यक्त होने वाले सामाजिक सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक जो सोशियो कल्चरल जो डाइवर्स है, ठीक है, यानी विविध समाज में सबसे प्रभावशाली दृष्टांत प्रस्तुत करता है। मुगलों, अंग्रेजों आदि के आक्रमणों से लक्षित होने के बावजूद इसे सर्वाधिक प्राचीन उत्तरजीवी सभ्यता यानी लगभग 5000 पुरानी जो ये उत्तरजीवी सभ्यता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये हमारी सबसे पुरानी जो ये देखने को मिलती है जो सभ्यता है, ठीक है, जो प्राचीन समय से चली आ रही है। अब सहिष्णुता की बात करें तो सहिष्णुता आपसी सम्मान, संतोष, असंतोष और विचार विमर्श के भारतीय समाज के स्थायी विशेषता रहे हैं, ठीक है। इसने लोगों को अपनी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए पर्याप्त स्थान देने के साथ ही विश्वास के अन्य भागों में आने वाले लोगों को अपनाने और समाज के साथ एक साथ एकीकृत करने में सक्षम बनाया है, ठीक है। तो ये सहिष्णुता ने ये काम किया है। और जैसा कि शशि थरूर ने कहा था कि यदि अमेरिका को एक मेल्टिंग पॉट मान लें तो भारत एक प्लेट है जिसमें अलग अलग कटोरों में भव्य व्यंजन रखे हैं, ठीक है। तो भव्य व्यंजन रखे हैं, इसमें से प्रत्येक का स्वाद अलग है और यह आवश्यक रूप से अगले के साथ मिश्रित नहीं होता है, लेकिन वे एक ही प्लेट पर एक साथ हैं और भोजन को संतोषजनक बनाने में एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। तो अगर हम लोग मिलजुल कर रहे हैं तो इसमें समझाने की ये बात की जा रही है कि अगर हम मिलजुल कर रहे हैं तो हम एक दूसरे के साथ सहयोग पूर्वक उनका जो है अच्छे से उनमें मिलजुल सकते हैं, ठीक है, और घोल मेल हो सकता है हम लोगों का और अच्छे से हम किसी भी काम को अच्छे से कर सकते हैं। अगर हमारे में मतलब जो ये डाइवर्सिटी है उसको ना मानकर हम एक माने सभी चीज़ों को, ठीक है। जो हम मानव जाति के हैं वो एक दूसरे का रंग भेद के आधार पर हम उनका डाइवर्जन नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर हम मानव जाति को समझें कि हम सब मानव हैं तो एक अच्छे से हम काम कर सकते हैं, ये शशि थरूर ने भी कहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये दूसरा पहलू इसका क्या है कि मतलब भारत की सामाजिक सांस्कृतिक विविधता की अभिव्यक्ति क्या है कि यानी मैनिफेस्टेशन ऑफ द इंडियन सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी। तो इसमें क्या कितनी मतलब डाइवर्सिटी है कि कितने प्रकार की हैं, तो इसमें हम अगर देखने की एक ये डायग्राम बना हुआ है, इसके आधार पर अगर हम देखें तो देखो फैमिली के आधार पर मतलब परिवार के आधार पर, रेशनलिज्म मतलब जाति के आधार पर, मतलब रंग भेद के आधार पर, कास्टिज्म के आधार पर मतलब जाति के आधार पर, जो हमारा जियोग्राफिकल है मतलब भौगोलिक स्थिति है उसके आधार पर हम डाइवर्सिटी को देखते हैं, ठीक है। और ये हमारा पॉलिटिकल डाइवर्सिटी के बारे में बात की जाती है, राजनीतिक डाइवर्सिटी, और ये हमारा लैंग्वेज के आधार पर हम देखेंगे, लिंग्विस्टिक आधार पर हमारी डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। और ये रिलीजियस आधार पर होती है यानी धार्मिक आधार पर होती है, और फूड हैबिट, ड्रेस और मतलब हमारा खान पान
पहनावा और जो हमारे त्यौहार होते हैं उनके आधार पर हम डाइवर्सिटी को डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारी अगर डाइवर्सिटी के टाइप पूछे जाएं कि कितने प्रकार की होती है, तो हमारे फैमिली के आधार पर होती मतलब और हमारे ये रेशियल है, ठीक है, कास्ट है, जियोग्राफिकल है, ठीक है, पॉलिटिकल है, लैंग्वेज है और रिलीजियस है, और हमारा फूड हैबिट, ड्रेसेस और कोड है, और हमारे जो फेस्टिवल्स हैं इसके आधार पर हम देख सकते हैं। तो इसका देखो हम नीचे इसको ये डायग्राम बना के हम लोग ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको डिटेल में नीचे दिया गया है, उसके लिए आप परेशान मत होइए। इसको ये हमारे यहाँ दिख नहीं रहा, वरना यहीं पे मैं डिस्कस कर लेता। जूम करने से भी यहाँ पे ये मतलब चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, तो मैं ऐसा करूँगा अभी जो नीचे है ये सब डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो ये जो रेशियल डाइवर्सिटी की बात की जा रही थी, नरजाति या नस्ली विविधता की बात की जा रही, तो इसमें नरजाति अथवा नस्ल का आशय लोगों के एक समूह से है जिनमें विशिष्ट शारीरिक विशेषताएं यथा त्वचा, रंग, नाक का प्रकार, बालों का रूप आदि पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्व और पश्चिम दोनों ही दिशाओं में सबसे बड़ी संख्या में प्रवासी नरजाति समूहों के आगमन का एक प्रमुख केंद्र रहा है, ठीक है। और भारत में प्रायः एक नरजाति संग्रहालय के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसमें 6 मुख्य नरजाति समूह शामिल हैं। तो कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं नरजाति समूहों को। तो इसमें देखो भारत में अगर हम बात करें तो नरजाति समूह के, तो भारतीय उपमहाद्वीप में तो देखो एक तो निग्रोटो, ये हमारे यहाँ शामिल है, निग्रोटो, ठीक है। ये क्या दक्षिण भारत, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार आदि के जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि के कुछ जनजाति हैं, इनको निग्रोटी के रूप में जाना जाता है। एक है हमारा दूसरा है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, तो इसमें मध्य भारत की जनजातियां शामिल हैं, ठीक है। और ये मंगोलाइड की बात करें तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में ये मंगोलाइड आप देखने को मिलते हैं। और मेडिटेरेनियन जो ये नरजाति समूह है ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो क्षेत्र हैं यहाँ पे देखने को मिलता है। और पश्चिमी बेफीसेफल जो होते हैं ये उड़ीसा और उड़ीसा में बॉम्बे के जो पारसी हैं ये लोग, ये मतलब पश्चिमी बेफीसेफल के देखने को मिलते हैं। और एक नॉर्डिक होते हैं, जो नॉर्डिक कंट्री हम देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये वाली जैसे ये हमारा नॉर्डिक कंट्री ये जो होती हैं, जो हमारी जैसे ये हो गया तुम्हारा ऊपर का क्षेत्र जो हमारा है यूरोप कंट्रीन का, जो जिसमें है कि ये हमारा देखने को मिलता है ऊपर वाला, ठीक है। तो इसमें गुजरात की बनिया जनजाति और बंगाल के कायस्थ जो है ये देखने को मिलते हैं नॉर्डिक कंट्री के, जो भारतीय उपमहाद्वीप समूह में देखने को मिलते हैं ये। तो हमारे यहाँ लगभग सभी प्रकार के ये मतलब नरजाति समूह देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना कहीं। तो इसमें चुनौतियाँ और विरोधाभास क्या हैं, क्या पैराडॉक्स हैं और क्या चैलेंजेज हैं इनके। यद्यपि प्रजातियों का प्रवर्सन और विविधता पुरातन समय से चली आ रही है, एक सतत घटना है, ठीक है, किंतु इसके बाद भी भारत में नस्लवाद और जेनोफोबिया के उदाहरण देखे गए हैं। उदाहरण के लिए अफ्रीकी नागरिकों पर हालिया हमले। ऐसी स्थिति में पूर्वोत्तर के लोग और अफ्रीकी देशों के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये हमारे चैलेंजेस होते हैं, जो हमारे ये नस्ली जो भेदभाव होते हैं इनको सामना करना पड़ता है इनको, ठीक है। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें अगर दूसरी है हमारी भौगोलिक विविधता, मतलब जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि भारतीय शुष्क मरुस्थल, सदाबहार वन, हिमालय पर्वत, लंबी तटरेखा और उपजाऊ मैदान जैसी अनेक विविध भौगोलिक जो विशेषताएं में संपन्न है, ठीक है। तो इसमें जलवायु हो गया, जैसे मैदानी क्षेत्रों में अत्यधिक उष्णता यानी सर्वाधिक उष्ण अफ्रीका के स्थानों से लेकर हिमालय से हिमांक बिंदु तक शीत जलवायु है, ठीक है। उसके बाद अगर हम उर्वरता की बात करें तो इसमें गंगा के मैदान को विश्व के सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्रों में एक माना जाता है, ठीक है। जबकि थार मरुस्थल जैसे अन्य क्षेत्र अत्यधिक अनुत्पादक हैं। तो एक तरफ हमारे पास उत्पादक क्षेत्र भी हैं जो उपजाऊ क्षेत्र हैं, और एक तरफ है अनुपजाऊ क्षेत्र भी देखने को मिलते हैं। वर्षा की बात करें तो भारतीय मानसून पर अत्यधिक जो वर्षा है ये भारतीय मानसून पर अत्यधिक निर्भर है। देश भर में वर्षा की मात्रा समान नहीं है। पश्चिमी घाटों के कुछ स्थानों व पूर्वी क्षेत्रों में स्थित मछिनराम और चेरापूंजी में अत्यधिक वर्षा होती है, जबकि सिंध और राजस्थान जैसे स्थानों में वर्षा बहुत कम होती है। तो जलवायु की इस अनियमितता
ने भारत में विभिन्न वनस्पतियों और जीवों के विकास में भी योगदान दिया है। वास्तव में विश्व के 17 मेगा डाइवर्सिटी यानी बृहद जैव विविधता संपन्न देशों में से शामिल है। ठीक है, तो भारत मतलब 17 मेगा डाइवर्सिटी देशों में शामिल है। ठीक है, इसके अतिरिक्त भारत में 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट भी पाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट भी पाए जाते हैं। तो हमारा पूर्वी हिमालय हो गया, ठीक है, और हमारा वेस्टर्न हिमालय हो गया, वेस्टर्न हिमालय नहीं सॉरी, जो हमारा पश्चिमी घाट है, ठीक है, तो ये भी हमारा हॉटस्पॉट है। और सुंडालैंड वाला क्षेत्र, तो ये हमको देखने को मिलते हैं जो हमारे जैव विविधता क्षेत्र हैं, ठीक है, जो हॉटस्पॉट में शामिल हैं। नेक्स्ट है इसमें क्या, इससे हमको क्या मतलब जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी से क्या चैलेंजेज और उसकी क्या विरोधाभास हैं, यानी क्या पैराडॉक्स हैं, क्या चैलेंजेज हैं। यद्यपि अगर हम बात करें तो भौगोलिक विविधता ने भारत में जलवायु स्थितियों, मृदा, जैव विविधता आदि की विविधताओं के अस्तित्व को सक्षम बनाया है, तथापि भारत में इसके कारण विभिन्न समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। इन समस्याओं में भौगोलिक उपेक्षा अवसंरचना तक अपर्याप्त है। मतलब जो भौगोलिक उपेक्षा है ये अवसंरचना तक अपर्याप्त पहुंच, लोगों और शासन की नीतियों के मध्य सामंजस्य का अभाव आदि शामिल है। तो इनकी वजह से ये अच्छे से मतलब सर्वाइव सब नहीं कर पाते हैं वहाँ पे। और उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में निरंतर उपेक्षित किया जाता है कि जो पूर्वोत्तर क्षेत्र अनडेवलपमेंट है, वहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लोगों के मध्य अलगाव की बढ़ती समस्या, और यहीं पर आपको ये मतलब देखने को मिलता है नस्लवाद, ठीक है, और जनजाति क्षेत्रों के संदर्भ में विद्यमान है। और इसके अतिरिक्त पहाड़ी क्षेत्र, वन क्षेत्र आदि सार्वजनिक सेवा वितरण संबंधी चुनौतियां निरंतर बनी हुई है। तो इन पे भी हमको अगर हम फोकस करें, सरकार को फोकस करना चाहिए, जिससे कि इन चीज़ों में हमको छुटकारा दिया जा सके। ठीक है, तो ये हमारे उसके लिए चैलेंजेज और उसकी जो विरोधाभास हैं वो हो गए। अब अगर धार्मिक विविधता की बात करें तो इसमें धार्मिक विविधता में आध्यात्मिक और दर्शन की भूमि यानी रिलीजियस डाइवर्सिटी में लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड फिलोसफी जो होती है उसके बारे में अगर बात करें तो भारत के विश्व के 4 प्रमुख धर्मों जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्मों का उद्गम स्थल है। ठीक है, इसके अतिरिक्त प्रवासन, भारतीय समाज की ग्रहणशीलता, प्रकृति के कारण इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म आदि के अनुयायी निरंतर हमारी जनसंख्या का एक प्रमुख हिस्सा बने रहे हैं। ठीक है, सभ्यता के हमारी सभ्यता के आरंभ अर्थात वैदिक और उत्तर वैदिक युग के समय से ही वैदिक यानी न्याय, वेदांत और गैर वैदिक यानी चवर्णक और बौद्ध धर्म आदि अवधारणाएं विद्यमान थी। इस प्रकार अगर धार्मिक विविधता की उन मान्यताओं के विभिन्न स्तर देखे जा सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, एक ईश्वर से बहुत से देवी देवताओं तक, ईश्वर की मान्यता को नकारने तक, और केवल शाकाहारी भोजन से लेकर मांसाहारी भोजन तक, तथा सात्विक भोजन तक। ठीक है, और ज्ञान का अनुसरण करने वाले, तपस्या का अनुसरण करने वाले, जैसे मुक्ति प्राप्त करने के विभिन्न साधनों तक जो है ये मतलब शामिल होते हैं इसमें। ठीक है, तो इसके आधार पर अब चुनौतियां और इनके चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। विरोधा यद्यपि धार्मिक विविधता भारतीय सभ्यता का प्रतीक रही है, किंतु इसके बाद भी विभिन्न समस्याओं का कारण बनी है। इन समस्याओं ने धार्मिक संघर्ष, धार्मिक ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण की राजनीति, सांप्रदायिकता आदि शामिल है। ये विदेशी राष्ट्रों को भारतीय समाज को हानि पहुंचाने और अस्थिर करने में सहायता करती हैं। प्रायः पाकिस्तान द्वारा इसका लाभ उठाया जाता है, जैसे आतंकवाद, इस्लामोफोबिया जैसे ये मतलब ये फैलाए जाते हैं, जो पाकिस्तान इसका लाभ उठाता है। तो ये भी हमारे लिए एक मतलब चैलेंजेस है। ठीक है, और जातिगत अगर विविधता की बात करें तो ये कास्ट डाइवर्सिटी, तो यद्यपि जाति समूह जो होते हैं ये आपको देखने को मिलेंगे, तो हिंदू समाज की विशेषताएं हैं। ठीक है, किंतु वर्तमान वे अन्य समुदायों जैसे कि इस्लाम, ईसाई धर्म आदि के प्रमुख घटक बन गए हैं। जाति व्यवस्था की उत्पन्न चतुर्वर्ण सिद्धांत से हुई थी, कालांतर में यह वंशानुगत और कठोर बन गई है। ठीक है, तो परंपरा के रूप में अगर 4 चतुर्वर्णक होते थे यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यद्यपि निम्न स्तर पर कई प्रमुख जातियों
और उपजातियां विद्यमान हैं। ठीक है, तो इन जातियों के अलग अलग व्यवसाय, अनुष्ठान, विवाह और भोजन आदि के लिए अलग अलग नियम आदि होते थे। तो ये मतलब एक हमारे लिए ये जाति व्यवस्था यहाँ थी। तो इसके लिए अब चुनौतियाँ क्या होती? यद्यपि जाति प्राचीन समय से भारतीय समाज की एक मूल इकाई रही है, इसकी उत्पत्ति व्यवसायिक आधार पर हुई थी। ठीक है, तथापि समय के साथ अनम्य और शोषणकारी बन गई है। तो इसको, ये जो शोषणकारी बनी है, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा कि उनको अब एक साथ लाना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप इसने जाति संघर्ष के रूप में विशेषता निम्न जातियों के विरुद्ध समस्याओं की श्रृंखला को उत्पन्न किया है, जिसमें जाति आधारित आरक्षण के लिए अथवा विरुद्ध जो हमारा विरोध प्रदर्शन और वोट बैंक राजनीति की घटनाएं शामिल हैं। उदाहरण के लिए हाल ही में मराठों को और पटेलों द्वारा आरक्षण के लिए विरोध, यानी महाराष्ट्र में दलितों के विरुद्ध हिंसा के मामले आदि देखे गए हैं। तो ये मतलब ये जो इसमें कास्टिसिज्म पे सब राजनीतिक दल होते हैं जो अपनी रोटियां सेकते हैं और उसी के जाति के नाम से हिंसाएं होती हैं। तो इन सब बातों पे हमको जो है थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए और सरकार को इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, अब भाषाई विविधता की बात करें तो इसमें देखो, लैंग्वेज डाइवर्सिटी, तो इसमें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। हालांकि भारतीय भाषाएं सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 780 भाषाएं और 86 लिपियां विद्यमान हैं। ठीक है, तो भारत के संदर्भ में प्रायः यह कहा जाता है कि प्रत्येक 4 मील की दूरी पर भाषा परिवर्तित होती है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी बोला गया था कि कुछ ऐसे है, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद बोला गया था कि कोस कोस पे पानी बदले और 4 कोस पे बानी, ऐसे कुछ स्टेटमेंट है। अगर आप लोगों को सही से पता है तो उसको बताइए, मुझे याद नहीं आ रहा है। ऐसे ही था कि 4 कोस पे पानी, भारत में 4 कोस पे मतलब 4 नहीं, 1 कोस पे पानी बदले 4 कोस पे बानी, ऐसे कुछ है स्टेटमेंट। आप लोगों को पता हो तो ज़रूर इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, तो अब इसके लिए हमारे यहाँ जो कहा गया है कि जो विरोधाभास और ये इसके लिए क्या चैलेंजेज है। तो यद्यप तो हम बात करें तो भारत में विभिन्न भाषाओं के बावजूद यहाँ एकता और कार्यात्मक शासन विद्यमान है, तथापि भाषाई विविधता ने विभिन्न समस्याओं और चुनौतियों को भी उत्पन्न किया है। तो राज्यों का विभाजन हुआ, स्वतंत्रता के 70 साल के बाद भी यह निरंतर अनसुलझा मुद्दा बना हुआ है। हरित प्रदेश यानी यूपी और बोडोलैंड, असम और सौराष्ट्र, गुजरात आदि के संदर्भ में या कुछ अन्य रूपों में इसे बार बार उभरते हुए देखा जा सकता है। ठीक है, तो संवैधानिक मान्यता की अगर हम बात करें तो यद्यपि भारत में बहुत सी भाषाएं विद्यमान हैं, परंतु संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत केवल 22 भाषाओं को ही मान्यता प्रदान की गई है। तो भाषाई अतिवाद, जैसे कि संपूर्ण भारत में हिंदी को अधिरोपित करने और इसे राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के प्रयास बढ़ रहे हैं, जिनके कारण गैर हिंदी भाषी जनसंख्या में असंतोष उत्पन्न हो रहा है। उदाहरण के लिए हिंदी को अधिरोपित करने के विरुद्ध तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन। तो इन सब बातों को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी जनता और जो भाषाएं हैं उनको भी हमको बराबरी के तौर पर रखना चाहिए, तभी तो हम डाइवर्सिटी को हम अच्छे से उसे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो इसको भी हमको लेके चलना है। आगे की अगर हम बात करें तो इसमें देखो, जैसे हमारी पारिवारिक विविधता है तो फैमिली डाइवर्सिटी होती है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो परिवार भारतीय समाज की सबसे महत्वपूर्ण संस्था रही है। हालांकि परिवार के स्वरूप और संरचना में बृहद स्तर में भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो उत्तरी भारत में अधिकांश परिवारों में पितृसत्तात्मक स्वरूप पाया जाता है, जबकि केरल की जनजातियों और नयनारों में मातृसत्तात्मक स्वरूप पाया जाता है। ठीक है, और भारत में एक विशिष्ट जो परिवार प्रणाली पाई जाती है, जिसे शायद ही कभी किसी समाज में देखा गया हो। वर्तमान में परिवार प्रणाली के स्वरूप का कामकाजी महिलाओं के परिवार सहित एकल परिवार प्रणाली या लिव इन रिलेशनशिप या सिंगल पेरेंट फैमिली आदि के रूप में परिवर्तन हुआ है। तो ये हाल ही के समय में देखा गया इन चीज़ों को। और LGBT कम्युनिटी की बात करें तो का उद्भव एक प्रमुख परिवर्तन है, जिसमें विषम परिवारों की तुलना
में एक विशिष्ट लैंगिक अभिन्यास पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक मतलब हमारे लिए एक ये चुनौती के रूप में है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो भारत में विभिन्न प्रकार की पारिवारिक संरचनाएं विद्यमान है तथा महिलाओं की निरंतर खराब स्थिति के साथ साथ सिंगल पेरेंट फैमिली और एलजीबीटी जैसे नए पारिवारिक स्वरूपों को मान्यता मिलने से समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। ठीक है, तो ये भी एक मतलब हमारा चैलेंज कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जैसे खान पान की आदतें और पहनावा, संगीत, त्यौहार जो होते हैं तो ये मतलब इसके आधार पर हमारी जो फेस्टिवल होते हैं इसमें हमारा विभिन्न साउथ में कुछ और होता है कोई फेस्टिवल, हमारा नॉर्थ में कोई दूसरा होता है, मिडिल में कोई दूसरा होता है, तो इंडिया में ही ये डिवीज़न देखने को मिलता है। तो इसमें देखो भारत की आदतें, भोजन की आदतें भिन्न भिन्न होती हैं, जो मांसाहारी से शाकाहारी तक, गेहूं केंद्रित से चावल केंद्रित और मसाले से मीठे और गैर मसाले भोजन तक विस्तृत होती हैं। यहाँ तक कि सार्वभौमिक रूप से अगर हम बात करें तो पाई जाने वाली पानी पूरी के बहुत से क्षेत्रीय नाम विविध प्रकार में हैं। ठीक है, तो पहनावा की अगर हम बात करें तो सलवार सूट, साड़ी, धोती इत्यादि हैं। और संगीत की बात करें तो हिंदुस्तानी, कर्नाटक, पश्चिमी, लोकगीत, लोक संगीत इत्यादि शामिल हैं। और त्योहारों की अगर हम बात करें तो दिवाली, होली, गणेश चतुर्थी, ईद, दुर्गा पूजा, लोक त्यौहार, ये सब शामिल होते हैं इसमें। ठीक है, तो हमारे यहाँ मतलब इनमें भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। सब प्रत्येक जो कम्युनिटी होती है उसका अलग त्यौहार होता है, अलग उनका खान पान होता है, पहनावा होता है, अलग ट्रेडिशन होता है, अलग म्यूजिक होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारी इसके लिए कौन कौन से चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो हमारे देखो, अगर यद्यपि खान पान की आदतों में विविधता, पहनावा, त्यौहार ने एक समग्र संस्कृति के विकास को उन्नत किया है, वहीं कुछ मुद्दे भी हैं। यहाँ कपड़ों के संबंध में मोरल पॉलिशिंग की समस्या, बीफ बैन आदि जैसे कुछ खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी मुद्दे हैं। कुछ क्षेत्रों में क्या होता है कि त्योहारों के उत्सव का निषेध किया जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी हमको थोड़ा सा अच्छे से लेके चलना पड़ेगा, तभी तो हम अपनी डाइवर्सिटी को कंट्रोल करके अच्छे से हम अपना एक मानव जाति को एक मोरल वैल्यू बनाकर चलेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो ये राजनीतिक जो हमारी विविधता होती है, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी होती है, तो विभिन्न विचारधाराएं जैसे कांग्रेस की केंद्रीयवादी, बीजेपी की तरह दक्षिणपंथी। ठीक है, तो कांग्रेस एक केंद्रवादी है और बीजेपी की अगर बात करें तो हम ये दक्षिणपंथी है। सीपीआई की अगर बात करें तो ये वामपंथी हैं। एएपी आप जो पार्टी है ये भ्रष्टाचार विरोधी दल है। और बीएसपी, सपा, डीएमके और टीडीपी आदि जैसी क्षेत्रीय दल उपस्थित हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के पॉलिटिकल ये डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और विभिन्न दबाव समूह जैसे एनजीओ होते हैं, सिविल सोसाइटी संगठन होते हैं, यथा जैसे फिक्की है, एमकेएस है, एडीआर है, यानी ठीक है, तो ये सब देखने को मिलते हैं आपको। तो ये एक डाइवर्सिटी को बनाते हैं। तो ये पॉलिटिकल डाइवर्सिटी के लिए कौन कौन सी हमारे लिए पैराडॉक्स हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हैं। तो इसमें देखो, यद्यपि राजनीतिक विविधता ने भारत में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक स्थानों की सफलता को सक्षम बनाया है, तथापि इसने कई समस्याओं को भी उत्पन्न किया है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो विविध हितों के लिए समझौता, पार्टियों का प्रसार, दबाव समूह इत्यादि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो एनजीओ समूह जैसे लोगों के कल्याण के लिए थे, वर्तमान में वे लाभ अर्जित करने के लिए एक साधन बन गए हैं। वे अपने कामकाज में अपारदर्शी बन गए हैं और उनके द्वारा विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम 2010 के निरंतर उल्लंघन की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये अपने जो काम है उन जो एक्ट है उसके अंतर्गत नहीं करते हैं। तो ये भी एक मतलब चैलेंज है हमारे लिए, उसको भी अच्छे से इनको अपनी जिम्मेदारी के साथ हमको इम्प्लीमेंट करके चलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये सामाजिक सांस्कृतिक विविधता पर विचार विमर्श, तो ये डिबेट है, तो इसको सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी डिबेट। इसमें क्या क्या हम देखते हैं, तो इसमें हमको क्या देखने को मिलता है कि सामाजिक सांस्कृतिक विविधता समाज के लिए वरदान है अथवा अभिशाप है। इस संदर्भ में लगातार विवाद जारी है। ठीक है, एक वरदान के रूप में अगर हम बात करें तो मानव जो लाभ के लिए हम अगर बात करें तो मानव प्रकृति के लिए स्वाभाविक है। तो विविधता मनुष्यों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती है या हमारे अस्तित्व का आधार है। और उदाहरण के लिए हमारी शारीरिक विशेषता है, विचार प्रक्रिया है,
प्राकृतिक जो प्रतिभा है, तो इस आधार पर जो इसको हम देख सकते हैं। अगर हम बात करें तो मानसिक आयामों को खोलना और विस्तृत करना ये बौद्धिक विकास को दर्शाता है। तो इसके तर्क वितर्क की संस्कृति और मूल्यों की विविधता भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग रहे हैं। ठीक है, अमर्त्य सेन की पुस्तक आर्गुमेंटेटिव इंडिया के अनुसार वैदिक काल के समय प्राचीन भारतीय समाज ने सभा और समिति जैसी संस्थाओं के माध्यम से वाद विवाद और चर्चा को बढ़ावा दिया था, और यह परंपरा अशोक और अकबर के समय इबादत खाना के रूप में निरंतर बनी रही। आधुनिक भारत में यह लोकतंत्र के मंदिर और संसद और राज्य विधायिका के रूप में प्रकट हुई। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं ये बौद्धिक विकास को किस प्रकार दर्शाता है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें तो विवादों का समाधान करने के लिए विचार विमर्श और चर्चा का साधन। तो विविधता समाज की विवादों का समाधान करने हेतु हिंसा अथवा अपराध के बजाय विचार विमर्श का भी प्रयोग करने में सक्षम बनाती है। उदाहरण के लिए अगर ज्यों द्रेद और रितिका खेरा द्वारा केस स्टडी से निष्कर्ष निकाला गया कि उच्च लिंगानुपात वाले समाज में अपराध दर कम होती है, इसी क्रम में भारत में एक राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या और पूर्वोत्तर विद्रोह की समस्या आदि को देखा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम बात करें तो इसके साथ साथ भारत जो है संघर्षग्रस्त देशों और आतंकवाद, चरमपंथ, अलगाववाद आदि समस्याओं का सामना कर रहे हैं। देश के लिए एक परीक्षण का विषय बन जाता है ये। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा ये है। ठीक है, इस प्रकार हम इसको परीक्षण के रूप में देखते हैं। दूसरा, अगर आर्थिक विकास की बात करें तो हमारे यहाँ जो आधुनिक नगरों का उदाहरण मुंबई, हैदराबाद जैसे नगरों की महानगरी जो सांस्कृतिक विविधता की ग्रहणशीलता के कारण विकास का केंद्र बने हुए हैं। और संगठनों का उदाहरण अगर हम बात करें तो इसमें देखो कंपनियों ने लैंगिक विविधता, क्षेत्र संबंधी विविधता इत्यादि को अपना लिया है। उन्होंने अपने संबंधित क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति की है और ठीक है प्रगति की है। इसके उदाहरण के लिए अगर इसरो और अमूल बायोकॉन, इनका हम उदाहरण ले सकते हैं इसके बारे में, जिन्होंने ये काम किया है। IMF की प्रमुख क्रिस्टीना लेगार्ड के अनुसार श्रम बल में महिलाओं की अधिक भागीदारी से भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद में 27% की वृद्धि दर्ज कर सकता है। तो कितना ज़्यादा हम महिलाओं से मतलब इनसे हमारे देश को फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, आधुनिक समस्याओं के लिए दूरदर्शी और प्रभावी समाधान। तो आधुनिक समाज जो होता है हमारा, ये तुलसी, नीम आदि के गुणों को अपना रहे हैं, जो पहले केवल स्थानीय लोगों द्वारा अपनाए उपयोग में लाए जाते थे। अब एकाग्रता, फिटनेस इत्यादि को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक स्तर पर योगा की संभावना स्वीकार की गई है। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को माना जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल है जो इंडिया द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, और विदेशी नीति प्रोत्साहन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिनिधित्व की बात की जाती है। योगा दिवस को मान्यता और भारतीय डायस्पोरा यानी जो हमारे सिटीजन रहते हैं अदर कंट्री में, ये डायस्पोरा उसके लिए जो है यूज किया जाता है, और उसकी भूमिका जिसे अपने विविध विचारों और अन्य संस्कृतियों के साथ एकीकृत करने की क्षमता के कारण मान्यता प्राप्त हुई है। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट के CEO के रूप में सत्य नडेला और अथवा गूगल के CEO सुंदर पिचाई जो कि एक इंडियन है, तो इनके बारे में हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहाँ अपनी उपलब्धि हासिल की है, कितनी ज़्यादा। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो समयात्मक जो संस्कृति का विकास रहता है, यानी बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भक्ति आंदोलन, पारसी सूफी आंदोलन आदि का उदय जो हुआ, दृश्य कला, निष्पादन कला, वास्तुकला इत्यादि का प्रभाव, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और ग्रीक रोमन इत्यादि का प्रभाव है। ठीक है, उदाहरण के लिए गुजरात में मुस्लिम समुदाय की लड़कियों ने रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने में सहजता के लिए योग का अभ्यास किया तथा हाल ही में उन्होंने वर्धमान स्थानकवासी के संरक्षण के तहत वैश्विक शांति के लिए 5000 जैनों तथा 36 लाख बार नवकार मंत्र का जाप किया गया। तो ये भी एक मतलब प्रसिद्ध एक उपलब्धि के रूप में जान सकते हैं हम लोग। ठीक है,
तो संगठनात्मक विविधता और कार्यस्थल पर विविधता की अगर हम बात करें तो इसमें वैश्विक मंचों में वैश्विक स्तर पर मानवीय आवागमन में वृद्धि के साथ ही प्रवास और समावेशन, अनुकूलन और संगठनात्मक विविधता से संबंधित राजनीतिक मुद्दों पर प्रभावकारी तरीके से चर्चा की जा रही है। ठीक है, इस प्रकार वर्तमान संगठनों और कार्यस्थल में विविधता एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। ठीक है, तो इसमें विभिन्न देशों के संगठनों के विभिन्न विविधता संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर यूरोप के विभिन्न देशों में हाल ही के वर्षों में प्रवासन की वृद्धि होने से दीर्घकालीन एकल सांस्कृतिक परिदृश्य में परिवर्तन हुए हैं, जिसमें विविधता को आत्मसात करने के संदर्भ में गंभीर बहस हुई। यहाँ तक कि अमेरिका, जो एक लंबे समय तक बहुसांस्कृतिक परंपराओं के लिए उदार बना हुआ था, अब वह प्रजाति संबंधी विविधता की बहस के केंद्र में है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में, जहां सन लाइफ फाइनेंशियल का एशिया का प्रमुख सर्विस सेंटर है, एक सशक्त और उन्मुख एलजीबीटी समुदाय की उपस्थिति कार्यस्थल को उदार और भेदभाव मुक्त करने के लिए विविधता धारकों को अधिदेशित करती है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत से चैलेंजेस हैं। इसमें देखो, कार्यस्थल पर अनेक प्रकार के राष्ट्र के एक लघु रूप में देखा जाता है और वस्तुतः या जाति, लिंग, नरजाति, संस्कृति, धर्म, लैंगिक अभिविन्यास के आधार पर विभिन्न प्रकार के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें सभी एक ही स्थान पर एक लक्ष्य को प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, तो भारत को विश्व के सार्वजनिक विविध राष्ट्रों में से एक के रूप में देखा जाता है। इसके बाद भी भारत के पूर्वोत्तर लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं का समाज के रूप में हमारे जो व्यवहार आत्मसात करने में समस्याओं और मतभेदों की स्वीकृति का अभाव दर्शाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम इन चीज़ों को अपना देख सकते हैं। और पूर्वाग्रह समाज और व्यवस्था का अभाव हो सकता है, परंतु नैतिक संस्थानों के रूप में एक संगठन को यह सुनिश्चित करना होता है कि व्यक्तिगत कर्मचारी अपने सहयोगियों के साथ वार्ता करते समय कार्यस्थल पर ऐसी पक्षपातपूर्ण अभिव्यक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते हैं। भाषा संबंधी अवरोध, भर्ती समय पूर्वाग्रह, कामकाजी अथवा गर्भवती महिलाओं आदि पर नीतियों का अभाव जैसी चुनौतियों के बावजूद विभिन्न संगठनों की संस्कृति में विविधता और समावेश सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये देखा कि विविधता होती है, विविधता किस प्रकार की होती है, क्या क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये विविधता में एकता को हम कैसे मतलब मेंटेन करके रख सकते हैं। तो इसमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो विविधता में एकता की अगर हम बात करें तो विविधता में एकता शब्द का आशय अत्यधिक विविधता की उपस्थिति के बावजूद एकजुटता अथवा एकत्व की भावना से है। ठीक है, तो ये विविधता में एकता की अवधारणा को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें देखो, लोगों के विविध समूहों को आपसी सहयोग एवं समन्वय से एक इकाई के रूप में कार्य करना, और जो हमारे विभिन्न जो हमारे क्षेत्र अथवा राज्य का एक देश के रूप में एकीकरण, विभिन्न समूहों द्वारा अपने मतभेदों को अलग रखते हुए साझे लक्ष्य की ओर बढ़ना। तो भारतीय समाज को विविधता का पर्याय माना जाता है, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक विशेषताएं, धार्मिक मान्यताएं सांस्कृतिक प्रतिरूप को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, और इसे अनेक भाषाओं का उत्पत्ति का स्थल माना जाता है तथा सामान्यतः विश्व गुरु की उपाधि से संदर्भित किया जाता है। यद्यपि यह विविधता प्राचीन काल से एकता के तत्वों के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, तो भारतीय समाज हमारा बहुत ही अच्छा है। तो इसमें भौगोलिक एकता की अगर हम बात करें तो इसमें प्राचीन समय से ही भारत को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जो कि इसकी मौलिक एकता का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त यहाँ के धर्माचार्यों, राजनीतिक दार्शनिकों तथा कवियों ने सदैव भारत को एक इकाई के रूप में संदर्भित किया है। राजनीतिक एकता की बात करें तो इसमें भारत के शासकों ने संपूर्ण देश को अपना शासन स्थापित भारत के शासकों ने संपूर्ण देश में अपना शासन स्थापित किया और एक इकाई के रूप में इस प्रकार विचार किया। ऐसे प्रमुख शासकों में अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर शामिल हैं को किया जा सकता है, जिन्होंने वर्तमान समय में
जिन्होंने उसको एक इकाई के रूप में पिरोया था, ठीक है। और वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो राजनीतिक एकता को भारत का संविधान, संसद और नौकरशाही प्रमुख रूप से अखिल भारतीय सेवाओं को द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। धार्मिक एकता की बात करें तो भारत चार प्रमुख धर्मों की उत्पत्ति स्थल है। यह भी संपूर्ण भारत की एकता का मुख्य कारण है और विभिन्न नामों से विष्णु शिव की पूजा उत्तर दक्षिण भारत में प्रचलित है। रामायण और महाभारत को संपूर्ण भारत में पढ़ा जाता है, तो ये भी एक मतलब विविधता में एकता को दर्शाती है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक एकता की, तो दिवाली, दशहरा, ईद जैसे त्योहारों को संपूर्ण देश के लगभग सभी भागों में मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त सहिष्णुता, पारस्परिक सम्मान, परिवार के प्रति सम्मान जैसे मूल्य पूरे भारत में प्राप्त होते हैं तथा क्रिकेट, बॉलीवुड फिल्मों आदि में भी भारतीय एकता प्रतिबिंबित होती है, ठीक है। तो इस प्रकार हम एकता कैसे हम मतलब धार्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, भौगोलिक एकता को हम जो है एक भारत एक में पिरोए, एक माले के रूप में पिरोए रखा है, ठीक है। तो ये मतलब एक एकता का बहुत ही अच्छा प्रतिरूप माना जाता है। अगर निष्कर्ष की बात करें तो इसमें देखो निष्कर्ष में क्या होगा, कंक्लूजन में, कि विविधता से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद भी भारतीय समाज को सतत रूप से बनाए रखने और विकास में सामाजिक सांस्कृतिक विविधता द्वारा निभाए गए महत्वपूर्ण भूमिका पर किया किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। समस्या विविधता की नहीं अपितु भारतीय समाज में विविधता के प्रबंध की है, जिसे क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, जातीय संघर्ष जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, ठीक है। वस्तुतः विकास का सभी स्थानों तक समान रूप से वितरण नहीं किया गया अथवा कुछ समूहों की संस्कृतियों को उचित महत्व प्रदान किया गया है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो पंजाब में यह समस्या नग्न औद्योगिकरण के कारण युवाओं के निरंतर बेरोजगार रहने से और अधिक विकट हो गई है। उत्तर पूर्व के राज्यों में विद्रोह मुख्यतः बेरोजगारी और उनकी संस्कृति को उचित महत्व प्रदान न किए जाने के कारण होता है, ठीक है। अतः इस संदर्भ में संविधान उन मूल्यों द्वारा समाज के मार्गदर्शक सिद्धांतों का निर्माण करना चाहिए। भारत के संविधान में विविधता का सम्मान, भारत के संविधान में विविधता का सम्मान यानी पंथनिरपेक्ष राज्य, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी, सकारात्मक कार्रवाई, अनुसूची 5, 6, 7, 5, 6 और 8 की व्यवस्था, मतलब इनमें आपको बताना है कि जो 5, 6 और 8 में कौन कौन सी हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। ये तो एक यूपीएससी एस्पिरेंट को आना चाहिए और हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं तब तो बिल्कुल भी आना चाहिए, ठीक है। तो आपको अगर जो 1 से 12 तक अनुसूचियाँ लिख पाओ तो वो तो बहुत ही बेटर है ऑप्शन, ठीक है। और आपको मौलिक अधिकार बताने कब किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, ठीक है। और पंथ निरपेक्ष का कहाँ उल्लेख किया गया है और डीपीएसपी के लिए कितने आर्टिकल हैं, ठीक है। उनको पूरा डिटेल में आप लोगों को लिखना है। ये आज आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। तो इतना तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इन विविधता का सम्मान के संबंध में करने के साथ ही राष्ट्रीय पहचान को विकास का समर्थन किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा जो निष्कर्ष में हमने देख रहे हैं कि कौन कौन सी चुनौतियां हैं, किस प्रकार हमको संविधान को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्या क्या हमारे लिए ज़रूरी है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो जब किसी समाज द्वारा सभी को एक रूपी यानी होमोजेनाइज करने का प्रयास किया जाता है, यानी एक एक ही माले में पुरोने का प्रयास किया जाता है, तब निश्चित रूप से उस समाज में अस्थिरता ही देखी जाती है, जो अंत में उसके पतन का कारण बनती है। इसके सबसे प्रमुख उदाहरण के रूप में पाकिस्तान को देखा जा सकता है, जहां पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान की संस्कृति अधिरोपित करने का प्रयास किया गया, जिसका परिणाम अंतोगत्वा बांग्लादेश के निर्माण के रूप में सामने आया था। तो भारत को सदैव विविधता में एकता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तथा भारत को स्वयं भी इसे प्रोत्साहित तथा संरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। संविधान और उसके मूल्यों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक बार दोहराया है कि संविधान हमारी पवित्र पुस्तक है, ठीक है। उसी के संबंध में हमको आगे बढ़ना चाहिए और प्राचीन ग्रंथों द्वारा हमें विचारों और विचारधाराओं की प्रवृत्ति को स्वीकार करने और उनका सम्मान करने का मूल्य प्राप्त होता है। और ऋग्वेद का प्रसिद्ध उदाहरण महान विचार प्रत्येक स्थान से प्राप्त होते हैं, ठीक है।
तो ये ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है कि महान विचार प्रत्येक स्थान पे प्राप्त होते हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ से नहीं महान विचार प्राप्त हो सकते हैं। तो हमें विचारों की विविधता को स्वीकार करने हेतु प्रेरित करना चाहिए और विविधता का सम्मान और राष्ट्रीय पहचान को पोषित करना भारतीय समाज का उद्देश्य होना चाहिए। वर्तमान समय में जब विश्व अपने मार्गदर्शन के लिए भारत को देख रहा है, तब विश्व गुरु भारत द्वारा अपनी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को कम करने का कोई प्रयास सर्वोच्च स्तर की त्रासदी होगा। ठीक है, कोई भी प्रयास जो होगा सांस्कृतिक विविधता को कम करने का, तो ये हमारा जो है सर्वोच्च स्तर होगा त्रासदी का। ठीक है, तो इस प्रकार जैसा कि गांधी ने कहा था कि विविधता में एकता को प्राप्त करने की हमारी क्षमता हमारी सभ्यता की परीक्षा का सर्वश्रेष्ठ उपहार होगा। ठीक है, और विविधता के सार को ऋग्वेद के निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा बड़ी सुंदरता से प्रस्तुत किया गया है। तो देख रहे हो कि ऋग्वेद में भी ऐसी चीज़ें लिखी गई थी। ठीक है, तो इसमें लिखा गया था एकम सत प्रिम बहुधा वदन्ति। ठीक है, तो इसमें क्या अर्थात इसका अर्थ है कि ऐसे अनेक मार्ग हैं जो ईश्वर की ओर ले जाते हैं और लोगों द्वारा इसके लिए भिन्न भिन्न नामों और तथा रूपों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार विभिन्न मार्गों के बावजूद मूल उद्देश्य समान है। तो उद्देश्य उनका समान है, इस प्रकार हमको लेके चलना है। ठीक है, तो इसका जो हम बात करें तो इसमें ये हमारा जो समाज मिला हुआ है। ठीक है, तो हमको भारतीय समाज में जो ये हमारी सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी है, ठीक है, तो इसको अच्छे से बनाए रखना है। और ये तो सरकार का तो काम है ही है, साथ साथ हम लोगों का भी काम है कि हम लोगों को धर्म जाति नस्ल और भाषा के आधार पर किसी के साथ बहुत भेदभाव नहीं करना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट है, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या हिंदू हो, किसी में कोई भेदभाव नहीं करना है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना है। तभी तो हमारा इंडिया जो है एक यूनाइट इंडिया बन के रह पाएगा। ठीक है, और देखो इससे रिलेटेड क्या है कि हमारे 1994 में चौराहे पर भारतीय समाज, ठीक है, तो 1994 में यूपीएससी द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ऐसे के रूप में। और 1998 में भारतीय समाज की समग्र संस्कृति, ठीक है, तो इसके बारे में हमारा आंसर पूछा गया है। और 2000 में भी पूछा गया वर्तमान भारतीय समाज एक मिथक या वास्तविक। ठीक है, तो इस प्रकार हमको इन्हीं से मतलब हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट है। और देखो इसको कई पार्टों में डिवाइड किया गया है, जिस पार्ट का जैसा भी मतलब आपको ऐसे आता है उसी प्रकार हमको लिखना है। ठीक है, इसमें सारा जितना भी सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी का है, सारा डाइवर्सिटी और संस्कृति ये सब इंक्लूड किया गया है। तो इससे आपके पूरा का ये डाइवर्सिटी वाला सिस्टम है। और कल्चर से कोई आ जाए, सामाजिक, ठीक है, और ये हमारा समाज से कोई आ जाए, तो इन सब चीज़ों को हमको मिलाते हुए आंसर को लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार हमको, क्योंकि एग्जैक्ट कोई वहाँ आंसर आता नहीं है कि हमको ये भारतीय सभ्यता पे ऐसे लिखो, क्योंकि अब वहाँ ऐसे ऐसे नहीं पूछे जाते। अब मतलब ऐसे पूछे जाते हैं जैसे मतलब जो इथिक्स टाइप के पूछे जाते हैं कि आप क्या सोचते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो उन चीज़ों को हमको इसको अच्छे से तैयार करना है, अच्छे से लिखना है। और हमको जो भी हमारे ज़्यादा लोगों से तो हमको एक्सपेक्ट नहीं है, लेकिन जो 5 10 या 12 बच्चे हैं जो रेगुलर रहते हैं, ठीक है, उनसे हमको ज़रूर और ज़रूर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस पे आप लोग मतलब आंसर लिख के उस ग्रुप में पेस्ट करेंगे। ठीक है, और उसको मैं मैनुअली चेक करूँगा और फिर बताऊँगा आपको। ठीक है, कोई रिव्यू करे ना करे, मैं करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों को लिखना है आंसर, इस पे तो बिल्कुल लिखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे से शाम को हमारा जो करंट वाला जो है सेक्शन मैंने शुरू किया था वो भी वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग एंजॉय कीजिए इसको अच्छे से। और ऑल द बेस्ट जिन लोगों का मेंस है, ठीक है, और जिन लोगों का नहीं है वो भी अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, ज़रूरी है प्रैक्टिस करना, क्योंकि अभी से अगर नहीं करेंगे तो एकदम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और प्री के लिए बहुत टाइम है। जनवरी से अगर स्टार्ट करोगे ना प्री का जो मतलब डायरेक्ट फोकस करोगे, तब भी 6 मंथ बचेंगे वहाँ पे। तो यार इतना जल्दी से अभी से आप लोग कह रहे हैं सर प्री का करवाइए, प्री का, अरे यार थोड़ा स्टैटिक और करंट पढ़ लीजिए ना, उसके बाद हम प्री का स्टार्ट कराते हैं। वरना आप लोग करते हैं नहीं, ऐसे ही फिर कहते हैं कि सर प्री में नहीं हुआ, मेंस में रह गए, ये है वो है। तो यार अच्छे से तैयारी करके चलो ना, क्यों मतलब ऐसा खिलवाड़ कर रहे हो? अगर तैयारी करने आए हो तो अच्छे से करो, नहीं करना है तो मत करो।
ठीक है। तो मैं सारे वो पढ़ता हूँ और सब देखता हूँ कि इसको क्या चाहिए, लेकिन अभी प्री का पहले मेंस का कर लीजिए, पहले इसका देखो स्टैटिक पोर्शन पूरा कंप्लीट होता। अब देखो डाइवर्सिटी का पूरा डिस्कशन इसमें हुआ, और कल्चरल का मतलब सांस्कृतिक का सारा इसमें डिस्कशन हुआ। अब किसी से डाइवर्सिटी से कोई क्वेश्चन आ जाए, कल्चर से कोई क्वेश्चन आ जाए, तो क्या लिख नहीं पाओगे यार। इसको अगर अच्छे से तैयार कर लो तो कोई भी, अगर समाज से कोई भी आंसर लिखने को आता है ऐसे का, आराम से लिख जाओगे। ऐसे तो लिखोगे ही लिखोगे, साथ में ही आपका जो डाइवर्सिटी है उससे जो है आंसर तैयार हो रहा है तुम्हारा। पेपर फर्स्ट का जो सोशल इशू का काम होता है, ठीक है, वो इसमें सारा दिया हुआ है, ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा देख के चलना चाहिए, ठीक है, और सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं, ठीक है। तो कल से फिर हमारा जो है डेली, और कल चाहे हमारा 1.5 घंटा डिस्कशन हो, लेकिन अब हम 2 ही पार्टों में डिस्कस करेंगे, एक जो जीएस का पेपर है, ठीक है। और आप लोग पूछ रहे थे कि सर कहाँ पे ये पीडीएफ मिलेगा इसका, तो आप लोग क्यों परेशान होते, आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको बेसिकली सारे मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। दो शायद टेस्ट के बचे हुए हैं, उनको मैं आज या कल तक सेंड कर दूँ, ठीक है। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है, तो यार थोड़ा सा आप लोग भी यार बता दिया करो, जिनको नहीं पता है कि कहाँ पे क्या मिल रहा है, पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो थोड़ा सा उनको कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, रिप्लाई कर दिया करो थोड़ा सा है। इतने तो अवेयर इंसान बनो, ठीक है, अपने दोस्तों की हेल्प तो थोड़ी सी किया ही करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।